हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 11 जनवरी 2024 और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 और 11 जनवरी से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन के साथ। तो पहला अपडेट है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में अजय बिसारिया द्वारा लिखी पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का विमोचन किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद कोलकाता में आयोजित की गई। नेक्स्ट है हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर है। नेक्स्ट है हाल ही में आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे की वीडियो में हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का पहला अपडेट है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस 2024 मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से मुंबई में महात्मा गांधी के घर वापसी का प्रतीक है। यह दिन भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत 2003 में हुई थी और 2015 में इसमें संशोधन किया गया। अब इसे हर 2 साल में मनाया जाता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में आयोजित किया जाएगा। 2024 में कोई भी प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित नहीं किया जाएगा। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था और इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये जो जिस दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आए थे, मतलब इंडिया आए थे वापस, उस दिन उनकी घर वापसी के प्रतीक में मनाया जाता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ई समृद्धि पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल का उद्देश्य पूरे भारत में तूर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ द्वारा विकसित किया गया है। इसमें अरहर यानी कि तुअर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए इसे लॉन्च किया गया है। वर्ष 2027 तक दलहन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की गई है अमित शाह जी द्वारा। और इस पोर्टल के जरिए किसान डीबीटी बोलो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से बाजार मूल्य पर एमएसपी या इससे अधिक पर भुगतान प्राप्त कर सकेंगे और हाल ही में से अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किया गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में अजय बिसारिया द्वारा लिखी पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का विमोचन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में अजय बिसारिया द्वारा लिखी पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान प्रकाशित हुई है और अजय बिसारिया पूर्व भारतीय उच्चायुक्त हैं। यह किताब भारत द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद की घटनाओं का वर्णन है, यानी कि जब 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद जो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जो एयर स्ट्राइक की थी, ये बुक उसी के ऊपर लिखी गई है। और उस टाइम जो अजय बिसारिया साहब हैं ये भारत के हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में। इस स्ट्राइक के बाद भारतीय कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने से इनकार भी कर दिया था। तो हमारे जो भारतीय कैप्टन थे जो MiG-21 बाइसन उड़ा रहे थे, तो उनका एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान में गिर गया। उससे पहले उन्होंने एक अपने एयरक्राफ्ट से MiG-21 से पाकिस्तान का F-16 गिराया था, लेकिन एक मिसाइल उनके भी एयरक्राफ्ट पर आके लग गई और वो पाकिस्तान में ही उनको इजेक्ट होना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने से इनकार कर दिया और इस पुस्तक के अनुसार तब भारतीय सेना ने अपनी मिसाइलों को पाकिस्तान की ओर तैनात कर दिया था। और इसके अलावा कहा गया है कि इमरान खान सीधे पीएम मोदी से बात करना चाहते थे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने इमरान खान से कोई बात नहीं की। बाद में पाकिस्तान यह दिखा रहा था कि उसने शांति के लिए अभिनंदन वर्धमान को छोड़ दिया है, जो कि उसकी आदत है हमेशा की पाकिस्तान की। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड ये जानते थे कि भारत की धमकी और मिसाइलों के डर की वजह से ये काम पाकिस्तान ने किया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद कोलकाता में आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो यह बैठक अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक थी और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा की गई। इस बैठक में देश में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई।
इस महत्वाकांक्षी आवंटन में अनुमानित 35,000 करोड़ रुपए क्रूज जहाजों के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि वर्ष 2047 तक क्रूज टर्मिनल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल ने इस बैठक में हरित नौका दिशा निर्देश और नदी क्रूज पर्यटन रोडमैप 2047 भी लॉन्च किया। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाई भारत मैटर्स नाम की किताब लिखी और डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। इस किताब में डॉक्टर एस जयशंकर ने रामायण के माध्यम से भारत का उत्थान समझाया है और इसमें भारत चीन गतिरोध की भी बात की गई है। इस पुस्तक के अनुसार वर्ष 2024 रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी आसान रहेगा और वर्ष 2023 के अनेक मुद्दे 2024 में भी बनने रहेंगे। साल 2024 में वैश्विक परिदृश्य उथल पुथल भरा रहेगा, यानी काफ़ी हलचल रहेगी, लेकिन भारत चुनौतियों से निपटने में राजनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में है। इस पुस्तक के अनुसार प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और पत्र में नेहरू ने कहा पहले चीन को ही सुरक्षा परिषद में जगह लेने दें। और इसके अलावा वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद नेहरू अमेरिका से सहायता लेने में भी झिझक रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर एस जयशंकर की नई बुक है वाई भारत मैटर्स, उसमें लिखी गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो युवा महोत्सव 13 जनवरी तक चलेगा और यह उत्सव भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य संगीत, नृत्य और मनोरंजन में आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। उद्घाटन समारोह में एक असाधारण क्षण धूमल नामक पर्पल का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें गोवा के विभिन्न क्षेत्रों के दिव्यांगजनों के साथ साथ भारतीय संगीत उद्योग के सम्मानित रचनाकारों द्वारा भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी और इस प्रकार का आयोजन मुख्यतः समावेशिता और एकता का प्रतीक है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो स्वामित्व योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व को सुनिश्चित करना था। हाल ही में इस योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार लोक नीति संवाद 2024 में प्रदान किया गया और लोक नीति संवाद 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। स्वामित्व योजना को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था और यह पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। स्वामित्व योजना के बारे में बात करें तो स्वामित्व योजना का पायलट चरण 2020-2021 में कार्यान्वयन के लिए 24 अप्रैल 2020 को ही शुरू किया गया था और यह ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व की स्पष्ट पहचान के लिए नवाचार और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इसके तहत अत्याधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मैपिंग तकनीक के माध्यम से भूमि का सटीक सीमांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा स्वामित्व योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी के आवास अधिकार रिकॉर्ड तैयार करना है। इसके अलावा स्वामित्व योजना के लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2023 तक 2,90,000 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और अब तक 1.6 लाख गाँव के लिए 1.66 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गोवा के सभी गाँवों में संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं। इसका लक्ष्य मार्च 2025 तक पूरे भारत के 6.62 लाख गाँवों को कवर करना है। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड और जीआईएस मानचित्र बनाना भी इसका एक लक्ष्य है। अधिकारियों का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए संपत्ति कार्डों का वितरण, ये भी इसका एक लक्ष्य है। संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने के लिए बैंक ऋण आदि को सक्षम करना, ये भी इसका एक लक्ष्य है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपने गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। ओएनजीसी ने KGDWN 98/2 ब्लॉक में क्लस्टर 2 परियोजना से उत्पादन शुरू किया है और धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ेगा। ये जो ONGC KGDWN 98/2 ब्लॉक है, ये क्लस्टर एक्चुअली वहाँ पर 3 क्लस्टर बनाए गए हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। तो ये जो ऑयल अभी निकाला जा रहा है क्लस्टर 2 से निकाला जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 45,000 बैरल तेल और प्रतिदिन 10 मिलियन मानक घन मीटर से अधिक गैस का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना वर्तमान राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% और राष्ट्रीय गैस उत्पादन में 7% की वृद्धि करेगी। देखिए क्रूड ऑयल में भी हम 7% यहाँ से निकालेंगे। इसके अलावा जो नेचुरल गैस है उसमें भी ये 7% तक का यहाँ से प्रोडक्शन किया जाएगा। यह परियोजना आंध्र प्रदेश तट से 35 किलोमीटर दूर 300 से 3200 मीटर की गहराई पर स्थित है और ब्लॉक में खोजों को 3 समूह में विभाजित किया गया है, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। और क्लस्टर 2 को पहले उत्पादन में लगाया जा रहा है, जो कि मैंने ऊपर बताया भी।
और इसके अलावा ONGC की बात करें तो इसका गठन 1956 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष और CEO हैं वर्तमान में और इसे 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। आज का नेक्स्ट अपडेट है, एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह रिपोर्ट विविधता, समानता और समावेशन फर्म अवतार ग्रुप के भारत में महिलाओं के लिए टॉप शहर यानी कि टॉप सिटीज ऑफ वुमेन 2023 पर आधारित है। कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और अनुकूलता के मामले में चेन्नई 2023 में महिलाओं के लिए शीर्ष भारतीय शहर बनकर उभरा है। अध्ययन में अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण की दिशा में सामाजिक और औद्योगिक समावेशन मापदंडों के आधार पर 111 शहरों को रैंकिंग दी गई थी, यानी इसमें टोटल 111 शहरों को रैंकिंग दी गई है। तमिलनाडु के शहर दोनों टाइप यानी कि मिलियन से अधिक आबादी वाली श्रेणी जिसमें कि 49 शहर हैं और 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी जिसमें कि 64 शहर हैं, दोनों में टॉप पर है। चेन्नई मिलियन से अधिक श्रेणी में शीर्ष पर रहा, जबकि तिरुचिरापल्ली 10 लाख से कम की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। यानी कि जो मिलियन से अधिक आबादी वाली श्रेणी थी उसमें चेन्नई टॉप पर रहा और जो 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी थी उसमें तिरुचिरापल्ली टॉप में रहा। रिपोर्ट में सिटी इंक्लूजन स्कोर यानी कि CIS के आधार पर शहरों को रैंकिंग दी गई है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले टाइप 1 शहरों में चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोयम्बटूर और मदुरै महिलाओं के लिए टॉप 10 शहर हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले टाइप 2 शहरों में त्रिची, वेल्लोर, इरोड, सेलम, तिरुपुर, पुडुचेरी, शिमला, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम और बेलगावी टॉप 10 शहर बनकर उभरे हैं। TCW यानी कि टॉप सिटीज फॉर वुमेन रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली का सिटी इंक्लूजन स्कोर 21.59 है, जो कि चेन्नई के 48.42 से कम है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया है। तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया है और लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पॉइंट पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था और इस मिशन की अवधि करीब 5 वर्ष है। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच कुल दूरी का लगभग 1% है, यानी कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच पूरी दूरी है तो जो L1 पॉइंट है वो मात्र सूर्य पृथ्वी की दूरी का 1% है। और इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सौर वायुमंडल विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना है, इस मिशन का उद्देश्य था। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान अब क्रूज चरण से ऑर्बिट फेज में अपना ट्रांजिशन शुरू करेगा, जिसके बाद वह सूर्य का अवलोकन करेगा और साथ ही उससे निकलने वाली कई तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला के रूप में कार्य करेगा, यानी कि फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी के रूप में कार्य करेगा। L1 पॉइंट के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थित उपग्रह बिना किसी बाधा और ग्रहण के लगातार सूर्य का अवलोकन करने में सक्षम होते हैं। L1 पॉइंट जो अंतरिक्ष में उस स्थान को कहा जाता है जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग एक जैसा होता है, यानी कि जहां पे L1 पॉइंट उस स्थान को कहा जाता है जहां पे सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी दोनों ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो बस यही थे आज के अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लो। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।